अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर एक नए एपिसोड के साथ आज की वीडियो का आगाज करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, काबिल औलाद हर शख्स का ख्वाब है, मगर किस्मत से किसी किसी को मिलती है। लेकिन उस्मान गाजी वो खुशकिस्मत शख्स थे जिन्हें एक नहीं बल्कि दो दो काबिल बेटे नसीब हुए, यानी एक उर्हान गाजी और दूसरे अलाउद्दीन पाशा। उस्मान गाजी जो कि एक ऐसी सल्तनत के बानी थे जो कि अपने वक्त में दुनिया इस्लामी अजीमुल शान सल्तनत थे। वो क्या ही शानदार दौर होगा जब दोनों भाई जंग लड़ने की बजाय एक दूसरे के हमायती बने रहे। इन दोनों की मिसालें रहती दुनिया तक दी जाती रहेंगी। ये दोनों अजीम उस्मान गाजी के बेटे थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। एक मुस्तकबिल का सुल्तान और दूसरा वजीर सहरा। अजीम उर्हान गाजी की जिंदगी पर हम मुकम्मल तफसील से पहले ही बात कर चुके हैं। अब हम अलाउद्दीन बे, जिनका तस्करा सल्तनत उस्मानिया में खुसूसन अलाउद्दीन पाशा के तौर पर किया जाता है, उन्हें अलाउद्दीन अली, अलाउद्दीन बे, अली पाशा और ऐदन अली के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन पाशा सहूत में पैदा हुए थे। वो उस्मान बे की बीवी बाला खातून की इकलौती औलाद थे। ज्यादातर दलाइल तो यही बयान करते हैं। बाला खातून और मालून खातून के तरीकी इख्तलाफात की वजह से ही ऐसे कंफ्यूजन देखने को मिलते हैं। खैर, वो उस्मान बे की बाला खातून से इकलौती औलाद थे। इसे मान लिया जाए तो वो कब पैदा हुए थे, ये इख्तलाफ इससे भी ज्यादा संगीन है। अलाउद्दीन पाशा कब पैदा हुए, इस बारे तारीख काफी उलझी हुई है। दरअसल यहाँ इख्तलाफ ये है कि उर्हान और अलाउद्दीन में से उस्मान बे का बड़ा बेटा कौन था। इस बारे में तारीखदान मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन ज्यादातर रवायात के मुताबिक अलाउद्दीन अली उस्मान बे के बड़े बेटे थे। ये सुनकर आपको झटका लगा होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उर्हान गाजी उस्मान गाजी की पहली औलाद थे। खैर, बहुत से तारीखदानों का मानना है कि उर्हान बे ने अपने वालिद की वफात के बाद सरदारी की पेशकश भी अलाउद्दीन बे को इसी वजह से की थी क्योंकि वो उनसे बड़े थे। मगर अलाउद्दीन ने आलाजरफी का मुजाहरा किया और अपने छोटे भाई की काबिलियत को मानते हुए उन्हें इस एजाज में नवाजा। और चूंकि अलाउद्दीन अली के नाम के साथ पाशा लिखा जाता है तो ऐसा उन्हें एक वजीर होने की वजह से कहा जाता था। मगर बास वाकयात ऐसा जाहिर करते हैं कि कदीम तुर्क रवायात में सबसे बड़े भाई को पाशा जैसा खिताब हासिल होता था। खैर, ये मामला काफी संगीन है कि इन दोनों भाइयों में से बड़ा भाई कौन था, क्योंकि आगे चलकर उर्हान गाजी ने सल्तनत की भागदौड़ संभाली तो उन्हें ही बड़ा समझा गया। अलाउद्दीन बे की शुरू की जिंदगी के वाकयात तारीख में खासे दर्ज नहीं है। ये महज अंदाजे ही लगाए जाते हैं कि वो कब पैदा हुए थे। कुछ तारीख दान इनकी तारीख पैदाइश 1280 बताते हैं तो कुछ 1282, लेकिन आज तक इस बारे कोई भी हतमी फैसला नहीं हो सका। तारीख में इनके बारे ज्यादा तफसीलात दर्ज न होने की वजह से इनकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में जानना मुश्किल है। इनका बचपन कहाँ गुजरा और तालीम कहाँ से हासिल की, इस बारे खास मालूमात तो दर्ज नहीं, मगर ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन अली अपने नाना शेख एजाबाली के काफी करीब थे। वो अपना ज्यादातर वक्त उन्हीं के खानका में गुजारते थे और वहीं से उन्होंने तालीम हासिल की। चूंकि उनका ज्यादातर वक्त दरवेशियों की सोहबत में गुजरा तो इसलिए वो एक जारहाना मिजाज, जंगजू की बजाय नरम मिजाज आलमों जैसा रवैया रखते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मैदान जंग और तलवार से दूर थे, बल्कि उन्हें जंगी महारतों में भी अबूर हासिल था। लेकिन कुछ मौरखीन इससे तजाद रखते हैं। अदरीस पटारेसी के मुताबिक अलाउद्दीन बे अपने भाई उर्हान की तरह जंग में दिलचस्पी नहीं रखते थे और नए बनने वाली उस्मानी सल्तनत को वसअत देने की बजाय वो घर में रहने को तरजीह देते थे या फिर रियासती अमूर के इंतजाम की तरबियत हासिल करते थे। उनका मानना है कि यही वजह थी कि सल्तनत की क़यादत के लिए उर्हान बे को मुंतखब किया गया, मगर याद रहे कि इस अजीम रियासत के लिए अलाउद्दीन बे की खिदमात भी काबिल तारीफ थी। खैर, 1323 या 1324 में अजीम उस्मान गाजी की वफात के बाद जब ऐसा समझा गया कि इनके बेटों के दरमियान अब इक़्तिदार के लिए जंग छिड़ने वाली है, तो इन दोनों भाइयों ने ऐसी तारीख रकम की जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। अपनी वालिद की वफात के बाद उन्होंने तुर्क रवायात के मुताबिक जलगा मुनक्किद किया, जिसमें उर्हान बे ने अलाउद्दीन बे को सरदारी की पेशकश की, मगर अलाउद्दीन ने कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके वालिद ने उर्हान को अपना जानशीन मुकर्रर किया था। ऐसा कहा जाता है कि उर्हान बे ने सल्तनत को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने का भी कहा था, मगर अलाउद्दीन बे ने इसकी मुखालफत की। सल्तनत को तोड़ने पर रजामंदी जाहिर ना की।
बाज़ रवायात के मुताबिक अहियों ने भी उरहान बे को इक़्तिदार देने की हमायत की थी और इसी वजह से वो अजीम रियासत के हुक्मरान बन गए थे। हासिल बस बहस यही है कि अलाउद्दीन बे ने अपने भाई की जंगी सलाहियतों को पेश नज़र रखते हुए खुद ही उन्हें इस एजाज के काबिल समझा और उनकी ताकत को तस्लीम करते हुए उन्हें इसका हकदार समझा और उनकी बैत की। अलाउद्दीन पाशा ने उस्मान गाजी के साथ मुर्शीद के तौर पर वक्त गुजारा और अपने बाबा के हुक्म पर ही वो बिल्जिक में शेख एजाब अली की खिदमत गुजारी में भी रहे। हुक्मरानी उरहान गाजी ने संभाली और अलाउद्दीन बे ने रियासत को तकसीम भी ना होने दिया, अपने लिए महज बुरसा के करीब एक गांव को कबूल किया। उसके बाद 1328 या 1329 के करीब अलाउद्दीन बे ने उरहान बे को असमत की फतह पर मुबारकबाद देने के लिए आए। इस दौरे के दौरान उन्होंने सल्तनत उस्मानिया में अपना खास हिस्सा भी डाला। चूंकि उरहान बे ने उन्हें अपना वजीर बनने की भी दरख्वास्त दी थी तो उन्होंने जिम्मेदारी का बोझ उठाने को कबूल किया। बाद मुसन्निफीन के मुताबिक ये अलाउद्दीन बे का ही दौर था जब उनके मशवरे से उस्मानियों ने सल्जोक हुक्मरानों के कंट्रोल में काम करना छोड़ दिया। सल्जोकी सिक्कों की बजाय अपने सिक्के जारी किए, खुतबे में सल्जोकी सुल्तान का नाम इस्तेमाल करना छोड़ दिया। कुछ मौरखीन के मुताबिक ये उस्मान गाजी के दौर में हुआ था, जबकि बाद मुसन्निफीन तरीकी गलती के बायस इन तब्दीलियों को सुल्तान मुराद अव्वल से मंसूब करते हैं, जबकि असल में अलाउद्दीन बे इन तमाम कारनामों के पीछे थे। उन्होंने ही अजीम सल्तनत की बेहतरी के लिए उरहान को 3 तजावीज़ पेश की। इन तजावीज़ में मालियाती निज़ाम का आगाज, उस्मानी ओहदेदारों का लबास और फौज की मुकम्मल तंजीमी नौ भी शामिल थे। 1328 या 1329 के करीब उरहान गाजी के नाम से चांदी के सिक्के जारी हुए, जो अलाउद्दीन के मशवरे पर अमल दरामद करते हुए जारी किए गए। उन्होंने उस्मानी फौज की नज़्म ज़ब्त पर बहुत काम किया था। सल्तनत के सरकारी मुलाजमों के लिए एक अलग किस्म के लिबास, फौज का अलग यूनिफॉर्म और फौजी कमांडरों के लिए आला लिबास का इंतखाब भी उन्हीं की जानिब से किया गया। इस तरह फौज और हुकूमती एहलकार क़यादत में अपनी कानूनी हैसियत को जाहिर करने के काबिल हुए थे। अलाउद्दीन बे को पाशा का खिताब मिलने के पीछे बड़ी वजह ये थी कि वो इस अजीम रियासत के पहले वजीर थे। जिस वक्त अलाउद्दीन पाशा सल्तनत के वजीर थे तब बाज़ाब्ता तौर पर अभी सल्तनत का दीवान भी कायम नहीं किया गया था। तमाम रियासत के वाहिद वजीर के तौर पर अलाउद्दीन पाशा ही मौजूद थे। इसी वजह से उन्हें सल्तनत उस्मानिया के पहले वजीर के तौर पर तारीख याद करती है। अपनी इस वजारत के दौर में उन्होंने सिक्कों के अजरा, फौजी लिबास और कानून साजी में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने फौज के लिए सुर्ख टोपियों की बजाय सफेद रंग की टोपियां जारी की। अलाउद्दीन पाशा ने ही तजवीज़ पेश की थी कि फौज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाए और हर हिस्से का एक आला अफसर हो जो इसे कंट्रोल करे। ये इंतहाई सादा सी तंजीम लगती है, मगर इससे मालूम होता है कि इससे कबल फौज में कोई नज़्म ज़ब्त नहीं था और ना ही किसी एक शख्स के मातहत थी। अलाउद्दीन पाशा ने यह भी यकीनी बनाया कि रियासती कवानीन मौजूदा दौर को मद्देनजर रखकर बनाई जाएं। सल्तनत के लिए अहम खिदमात सर अंजाम देने के बाद वो वजारत से मुस्ताफी हो गए, पर साबित हुआ कि जब उरहान गाजी मुख्तलिफ फतूहात समेट रहे थे और अजीम रियासत को वसी करने में मसरूफ थे तो उनका आबाई उनके पेट पर मजबूती से खड़ा रहा और इस सल्तनत को एक आला निजाम के सांचे में ढाला। सल्तनत उस्मानिया की रियासती अमूर में शिरकत के अलावा अलाउद्दीन पाशा ने बहुत पुरसकून और दरवेशाना जिंदगी गुजारी। उन्होंने कई मसाजिद तमीर करवाई। बुरसा में अलाउद्दीन बे कामिल मस्जिद 1335 में मुकम्मल हुई। ये तुर्क तर्ज की एक सादा लेकिन आला मस्जिद थी जिसे मुख्तलिफ अदवार में मरम्मत भी करवाना पड़ा। अलाउद्दीन बे की वलादत की तरह उनकी वफात के वाक़े की भी तफसील से दर्ज है। बाज़ रवायात के मुताबिक वो बिल्जिक में हक़ रहमत से जा मिले। एक अफवाह के मुताबिक वो बेगा किले में वफात पा गए थे। कुछ रवायात के मुताबिक वो मैदान जंग में शहीद हुए, जबकि कुछ दिलाई के लिहाज से उनकी मौत बुरसा में हुई। अब इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिर हकीकत में उन्होंने किस जगह वफात पाई, लेकिन उनकी कब्र उनके वालिद उस्मान गाजी और भाई उरहान गाजी के करीब बुरसा में है। उनकी वफात की तारीख 1332 या 1333 के करीब पाई जाती है। अलाउद्दीन पाशा के बाद उनकी औलाद का जिक्र बुरसा के कागजात और तरीकी किताबों में दर्ज है। उनके पोते पोतियों के नाम 1522 तक के दौर में लिखे गए हैं। उस्मान गाजी और राबिया बाला खतून के इस बेटे के तरीकी जिंदगी के हकायक आपको कैसे लगे हैं?
और आज का एपिसोड मैं यहाँ तक मुख्तसर करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल के साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफ़िज़।